अहमद कुरैशी साहब ने भी जॉइन किया है, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से और आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स में लग रहे हैं अहमद। तो सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही चलूँगी कि अभी आप इज़राइल गए थे और उसके बाद बहुत लग रहा है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके जाने को। बिल्कुल, पहले तो मैं ये आर्ज़ू कह दूँ कि मैं कोई किसी ट्रबल में नहीं हूँ। आई एम वेरी रिलैक्स्ड, आई एम हियर इन इस्लामाबाद और बेहतरीन यानी कि और सबसे मुलाकातें हो रही हैं, तो आई एम नॉट इन एनी ट्रबल। आपका इशारा शायद वो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ख़ास तौर पे डॉक्टर शरीन मज़ारी साहिबा की ट्वीट्स और ये बातें हैं और फिर उनका जो पूरी ट्रोल आर्मी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इस मौज़ू के पीछे और मेरे पीछे लगी हुई थी। तो वो तो चले वो तो हम आप भी और मैं भी और हम जो मीडिया में हैं मेजर साहब भी जो इस तरह आते हैं मीडिया पे वी हैव लर्न टू डेवलप थिक स्किन्स व्हेन इट कम्स टू दिस सो इट्स पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स इसमें कोई इशू नहीं है तो बाकी जो है ये जो आप इजराइल का विजिट है ये इज जस्ट आप एक तरह से कह सकती हैं स्टडी टूर इट्स अ स्टडी टूर और उसमें कुछ पाकिस्तानी शहरी थे पाकिस्तानी सिटीजन्स और ज्यादातर जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी से some of them are very close to even President Biden इस वक्त a couple of them are from his constituency Delaware में और financial contributors भी हैं and some of them are on panels the White House panels on American Muslim and Pakistani American जो community है उसमें lobbying and so forth so it was a very interesting visit and we got to meet Israeli officials including the Israeli president President Isaac Herzog, or Knesset members. We were hosted by the Speaker of the Knesset for 5 hours. It was very good. It was really excellent. लेकिन मुझे ये बताइए कि क्यों पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ है कि हम इज़राइल नहीं जा सकते और उसके साथ टर्म्स नहीं है जबकि प्रॉब्लम्स तो हमारी भारत के साथ भी हैं? बिल्कुल ये इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन अगर हमारी इतनी मुश्किलात भारत के साथ हो सकती हैं और इसके बावजूद जो है हमारी पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है बेशक अभी पिछले 2 साल से रुका हुआ है लेकिन है और वी हैव एम्बेसीज इन बोथ कैपिटल्स व्हाई नॉट इजराइल हमारा तो कोई ऐसे वी हैव नो कॉन्फ्लिक्ट रियली विद इजराइल अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको ये बता दूं मे बी लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो दिस 57 मेंबर कंट्रीज ऑफ द ओआईसी मेरे ख्याल में सिर्फ 2 या 3 रह गए हैं जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वन इज पाकिस्तान आई थिंक अनदर वन इज कुवैत बांग्लादेश ने जो है वो आई थिंक ईयर एंड हाफ पहले रिमूव कर दिया था I really do not know of any other country जिसने अपने पासपोर्ट पे ये लिखा हुआ हो member country of OIC almost half of the OIC countries जो major Muslim nations हैं Muslim majority nations have diplomatic very excellent in fact not just diplomatic but very very close people to people contacts with Israel you take all the Central Asian Muslim majority nations you take Azerbaijan Turkey you take Morocco Egypt Jordan and of course now the UAE and Bahrain Sudan probably is coming up. You have Kosovo, Albania. So major Muslim countries, Indonesia के already contacts हैं. Malaysia थोड़ा सा अभी वो बाहर है, completely out है. So इसमें बहुत progress है. Everybody knows कि all the gas and oil in Israel really comes from most of it really comes from Turkey and Azerbaijan, two important member states of OIC. So it's really not an issue. ये कोई इतना बड़ा issue नहीं है. पाकिस्तान में ज़्यादा issue है because unfortunately हमारे यहाँ political leaderships ने over the years and decades, especially in the last 4 decades, इसको बहुत ज़्यादा emotional और इसको बहुत ज़्यादा religion से attach कर दिया और उसका result हम देख रहे हैं कि you cannot have a sane discussion in Pakistan with a lot of the people, ordinary people. It's a good thing कि मेरा जो experience है मैं तो वापस आया हूँ इसराइल से it's my 3rd day today and everyone I spoke with people in whether in government, different government departments or Pakistani media, everybody understands it. Everybody understands कि it's not कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है. लेकिन it's important thing. लेकिन obviously on a popular level वो हमारे यहाँ extremism, especially जो setback पिछले 3-3.5 साल में पाकिस्तान की जो counter extremism effort थी जो हमने 9/11 के बाद शुरू की थी उसमें जो बहुत बड़ा धचका और सेटबैक लगा है in the last 3.5 or 4 years that's a huge matter of concern मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत और हमारे दोस्तों के लिए भी होना चाहिए because हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी to counter extremism in the last 10 to 15 years और ये 3-3.5 साल में pushing Pakistanis especially younger generation को वापस
और किसी एक्सट्रीमिस्ट जमात ने नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली अ पॉलिटिकल पार्टी which was supposed to be a party of educated people and a party which would re-establish Pakistan's links to the world, और उस पार्टी जो है वो वापस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ पाकिस्तान को और यंगर पाकिस्तानियों को धकेल रही है। दैट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रेट कंसर्न। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर यही बात लेके मैं मेजर साहब आपकी तरफ जाऊँ, आप किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ तो इमरान खान ने भी की थी, सॉरी पाकिस्तान कह रही हूँ, इंडिया की। लेकिन साथ-साथ हमने ये भी देखा है कि भारत जो है वो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। आप किस तरह देखते हैं कि अब अगर नई क़यादत आती है, जैसे बिलावल भुट्टो आए हैं या कोई दूसरा आता है, तो क्या भारत इंटरेस्टेड होगा बात करने में? देखिए आरजू जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान साहब जब पावर में थे, जब वो प्रधानमंत्री थे आपके देश के, तब उन्होंने खूब जिसको कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली टारगेट करा, स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज और ये सब चीज़ें। ये बेसिकली क्या है कि आपके इख्तलाफात हो सकते हैं लोगों से, और होने भी चाहिए। एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि अ, आपके किसी से इख्तलाफात भी हों, लेकिन इतना होना चाहिए कि दुआ सलाम बरकरार रहे आपकी। अ, उसमें इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए कि जब कोई घर से गुजरे, ठीक है, तो एक बार हाथ उठा के आपको सलाम बोल दे, आप उसको सलाम बोल दें। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गुंजाइश खत्म कर दी। देखिए, इंडिया ने जो करा 370-35 से हटाया, पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा, जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान का पूरा हक है कि पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करे, राइट? और इसमें पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता, खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान की मर्जी, पाकिस्तान की खुशी। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें जब आप लगातार किसी पे जाती अटैक करेंगे, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा आप देखिए ना इसके ऊपर। इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड करा? इंडिया चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, इन्होंने बोला कि हम 370-35 से हट गया, जब तक बहाल नहीं होगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। और ये बार बार खान साहब हर हफ्ते कहते रहे खान साहब। तो इससे ये मैसेज गया आम पाकिस्तानी में, जो हो सकता है कि क्योंकि हम लोगों का तो रोज का पेशा है ये इंडिया पाकिस्तान खेलना, तो हमारा तो रोज का पेशा है, लेकिन जो आम हिंदुस्तानी है, आम पाकिस्तानी है, जिसको इसके बारे में इतना इंटरेस्ट ना भी हो, उसके और मसले हैं, उसको ना भी इंटरेस्ट हो, तो उसको ऐसा लगा खान साहब की बात सुन के कि जैसे इंडिया से रोज फोन जा रहा होगा, खान साहब बात क्यों नहीं कर रहे हमसे। और खान साहब जवाब में ये कह रहे हैं कि आप जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। तो ऐसा तो हुआ नहीं, यहां से फोन नहीं गया। मेरा ये कहने का मतलब है आरजू जी कि इंडिया को 2-3 चीजें, इंडिया देखिए, मैं आपको, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग एज फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग, अ लार्ज पार्ट ऑफ व्हाई पाकिस्तान इज इन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट इज बिकॉज ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये बात सच है। और इंडिया ने देखिए जितना, और जो पाकिस्तानी समझते हैं ये साजिश नहीं है, साजिश वो होती है जो लोग बंद कमरे में चुपचाप करते हैं। 370-35 से हटाना साजिश नहीं थी, वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो अगर मैं अनाउंस करके मैं कह रहा हूं कि मैं जब पावर में आऊंगा तो मैं 370-35 से हटाऊंगा, और मैं पावर में आया, मैंने हटा दी, इसमें साजिश कैसी है? ये तो कह के कर रहा हूं मैं। साजिश होती है जब पीठ में आप किसी के छुरा घूमते हैं, वो साजिश है। आप सरप्टिशियसली कोई काम करें, ये तो सामने हुआ जो भी हुआ, और सामने बीजेपी डे वन से कह रही है। अच्छा, हमें फौज में सिखाया गया कि किसी भी चीज को करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी। बीजेपी का इंटेंट हर समय था, बीजेपी की कैपेबिलिटी नहीं थी। इंटेंट हर समय था, जब उनकी 2 सीट्स थी हमारी पार्लियामेंट में तब भी बीजेपी का इंटेंट था, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई उन्होंने हटा दिया। तो लगातार उनके मैनिफेस्टोज में, तो ये कहना कि साजिश थी, कोई साजिश नहीं है इसमें, ये कह रहे हैं और इन्होंने करा है। अब आपने बोला कि ये कब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात, मैं बता रहा हूँ ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मैंने आप ही की शो में डिस्कस करा था आरजू जी। अब देखिए, होनी तो चाहिए बात, राइट? और लोग आपस में, लोग कहेंगे कि कब हम भाइयों की तरह रहेंगे या कब हम प्यार मोहब्बत की बात है। हम लोग अगर तमीज से बात कर लें एक दूसरे से, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो तमीज से बात नहीं करते एक दूसरे से ना। तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर बोथ द कंट्रीज, यू नो, इफ दे कैन एंगेज विद ईच अदर इन अ सिविलाइज्ड मैनर, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो फिर वहां से मसले। जहां तक कश्मीर का मसला है, दैट इज एन इमोटिव इशू फॉर पाकिस्तानीज एज वेल एज इंडियंस, फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। पाकिस्तान का अपना अलग मसला है, इंडिया का अपना अलग मसला है, लेकिन इट्स एन इमोटिव इशू फॉर बोथ द नेशंस, दैट मच इज नाउ। इंडिया की तरफ से मैं बता सकता हूं, इंडिया का कहना है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। इवन बिफोर कारगिल ट्रस्ट डेफिसिट था। एक मैप्स साइन करे थे शिमला अग्रीमेंट पे, उसके आसपास मैप्स साइन हुए थे,
और आपको पता ही है स्टोरी की, नक्शे साइन हुए थे इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, कि साहब विंटर्स में आप लोग नीचे आ जाएंगे और समर्स में फिर हम ऊपर चले जाएंगे। दोनों मुल्कों की डीजीएमओज आपस में बातचीत करेंगे फोन पे, सिग्नल होगा नीचे आएंगे, फिर सिग्नल होगा वापस ऊपर चढ़ जाएंगे। 1999 में करार तोड़ दिया पाकिस्तान ने, और तब तोड़ा जब मीनार पाकिस्तान पे वाजपेयी जी थे। अब लोग कहते हैं मियां साहब को पता था, कुछ लोग कहते हैं मियां साहब को नहीं पता था। एंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज हमने किसी एक इंडिविजुअल के साथ साइन नहीं करा था, हमने तो पाकिस्तान के साथ साइन करा था, राइट। और भी ऐसी चीज हुई है, जैसे कि मोदी जी ने कोशिश करी थी, जब मियां साहब को बुलाया था, अपने इनॉग्रेशन पे बुलाया था, फिर उनके घर में आई थिंक उनकी पोती की शादी हुई थी, समथिंग लाइक दैट, उनके घर पे शादी हुई थी, तो ही ब्रोक प्रोटोकॉल एंड ही सेड नहीं हटो, मुझे जाना है, दोस्त है मेरे। तो इनको क्या लेना, नवाज शरीफ को क्या मिल गया नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी को क्या मिल गया नवाज शरीफ से, क्या क्या हो गया ऐसा? ये तो इट वाज जस्ट बिल्डिंग अप। तो यहाँ पे इंडिया में ये चीज है कि अगर हम करेंगे दोबारा तो दोबारा कुछ होगा। एंड नाउ फॉर द पास्ट 3 years इमरान खान ने, पता है सबसे खराब काम क्या करा, मैं आपको बताता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, ही इज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, बट जो मुझे लगता है कि द डिसर्विस दैट ही डिड वाज टू पाकिस्तान, नॉट टू इंडिया। He broke relations with India and this suited India because you stopped talking about Kashmir. आप जाते, आप अकेले बात करते थे कश्मीर के बारे में यूएन में, वो कोई सुना, किसी ने नहीं सुना, वापस आ गए, इट हैड नो इम्पैक्ट, बिकॉज कश्मीर हमारी तरफ से इट्स अ बायलैटरल इशू। बायलैटरल इशू में 2 लोग होते हैं, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से बायलैटरल इशू था, एक बंदा बात ही नहीं कर रहा, कहानी खत्म हो गई, वो इशू ही खत्म हो गया 3 साल में। नाउ कश्मीर फॉर व्हाटएवर प्रैक्टिकल रीजंस इट्स गॉन, इट्स नॉट अबाउट 370-35A। आपने कश्मीर के ऊपर एंगेज करना ही बंद कर दिया। नाउ इट इज slipped from people's memories. Now today nobody is interested. बिलावल भुट्टो कितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर कश्मीर बोला, nobody will, वो खत्म हो गया मामला। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिसर्विस इमरान खान ने करी, बिकॉज एक थ्रेड था जिससे कश्मीर के बारे में पाकिस्तान दुनिया को बोलता था, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता था पाकिस्तान, या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बारे में पाकिस्तान बात करता था, या फिर जो वहां पे कुछ भी पाकिस्तान को ठीक नहीं लगता था उसके बारे में बात करता था। वो जो चीज थी वो इमरान खान ने खत्म कर दी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ चलूंगी आशीष, और आपसे पूछने की, मैं बल्कि समझने की कोशिश करूंगी कि आपके मिनिस्टर साहब ने फिर एक बार कश्मीर का नाम लिया है और कहा है कि सी पैक को भी उन्होंने उसमें लपेट दिया है कि सी पैक वहां कैसे बन रहा है और वो प्रोजेक्ट्स कैसे हो रहे हैं, क्योंकि वो तो जो कश्मीर का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसको आप अपना मानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बार बार इस किस्म की जो स्टेटमेंट है वो देकर वो एक माहौल को और ज्यादा दोबारा से खराब करने जा रहे हैं, जो कि बार बार कोशिश की जा रही है कि थोड़े से टर्म्स बेहतर हो? 2 स्टेटमेंट्स है आरजू। पहले तो उन्होंने पीओके को लेकर कहा था गिलगित बल्तिस्तान को, और उसी के कुछ दिनों बाद नेक्स्ट वीक में ही एक रिएक्शन था, वो उनका स्टेटमेंट नहीं था, जहां पर वो एक पॉलिटिकल रैली एड्रेस कर रहे थे। इंडिया में हमारे यहाँ अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहां पर वन ऑफ द स्टेट्स में वो रैली एड्रेस कर रहे थे, और वहां पर आवाम जिनको वो एड्रेस कर रहे थे उनमें से आवाज आनी शुरू हुई थी पीओके पीओके। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसको लेकर उन्होंने रिएक्शन दिया था। बट देखिए, फॉरगेट अबाउट कि अभी क्या बोला गया, तभी क्या बोला गया, कहाँ बोला गया, कब बोला गया, क्यों बोला गया। बाय एंड लार्ज इंडिया की पीओके को लेकर, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर एक सॉवरेन पॉलिसी रही है, और वो कोई आज की बात नहीं है, कोई एक मोदी गवर्नमेंट की बात नहीं है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इससे बहुत स्पेसिफिकली कहा भी है। इनफैक्ट पार्लियामेंट में हमारा रेजोल्यूशन भी इस पर पास हो चुका है, और इसी को लेकर डिफेंस मिनिस्टर ने इस तरह के जो उन्होंने स्पीच बोली थी वो हवा में नहीं थी, वो किसी बेस पर थी, वो किसी इंडियन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन को लेकर थी। सो इंडिया की सॉवरेनिटी को लेके और सीपेक को लेके स्पेसिफिकली, जब अगर आप किसी को अपना, किसी एरिया को अपना सॉवरेन पार्ट मानते हैं, तो वहां पर आपकी मर्जी के बिना अगर कुछ होगा तो जाहिर सी बात है एटलीस्ट बोला तो जाएगा। तो वो नया नहीं है, लेकिन रीअसर्ट करना, दिस शोज कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर अभी जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांगली इस चीज को बिलीव करती है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। हमारे लोकल मिलिट्री कमांडर्स ने कश्मीर में भी इस पर फॉलो अप स्टेटमेंट्स दिए थे, और उन्होंने कहा था कि बॉस वी आर रेडी, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस ऑपरेशन, है ना, आप किसी भी ऑपरेशन, चाहे वो बालाकोट हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर कोई इससे पहले की कभी ऑपरेशन हो, या फिर आगे में कभी ऑपरेशन होगा, तो आर्मी
is basically going to act when the government says to do so. So, military statement, at which I consider at the in terms of executing, वो एक मिड लेवल पे स्टेटमेंट आता है, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट, दोनों बहुत इन सिंक हैं. सो गवर्नमेंट बहुत क्लियर है कि इस चीज को लेकर. प्रैक्टिकली कब हो पाएगा, कितना हो पाएगा, ये तो ऑब्वियसली ये फ्यूचर ही बताएगा. और किस जरूरी नहीं कि मिलिट्री वाला ही तरीका हो, नॉन मिलिट्री तरीके भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन हो सकता है मिलिट्री प्लस डिप्लोमेटिक और विच एवर वे. सो वो फ्यूचर बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट की क्लैरिटी हमेशा से रही है. तो आई डोंट सी इट इज अ न्यू स्टेटमेंट, बट रीअसर्शन को लेकर आप जरूर ये समझ सकते हैं कि यस, द क्लैरिटी बोथ इन द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री में भी. बिल्कुल ठीक. लेकिन अगर यही बात मैं अजीम आपसे पूछूं, तो आपको लगता है कि वाकई में कुछ हो पाएगा, या पहले खैर मिलिट्री वाले ऑप्शन पे तो कई बार पहले भी जा चुका है हिंदुस्तान पाकिस्तान, कोई खास रिजल्ट नहीं निकला. लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान या इंडिया की पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड है कि कश्मीर का इशू जो है उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं दोनों कंट्रीज के लोगों के, कि क्या वो वाकई कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, या आपको लगता है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इंडिया की तरफ से? आपकी आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रही. आपकी ऑडियो आपकी बहुत हल्की है. थोड़ी देर पहले तो ऑडियो थी. थोड़ी देर पहले तो ऑडियो ठीक थी इनकी. नहीं, म्यूट हुआ है. अजीज, म्यूट हुआ है? अनम्यूट योरसेल्फ. दिख रहा है आपने म्यूट किया है? आपकी साइड से म्यूट है. हेलो. हाँ, अभी ठीक है जी. ओके. अच्छा देखिए आरजू, जहां तक अवाम का ताल्लुक है, वो दोनों कंट्रीज की मैं समझता हूँ कि उनको कोई लेना देना नहीं है. और आपको अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान का जिस तरह होता है कि जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो हमारे यहाँ इलेक्शंस के लिए जब कंपेन की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो उनका नैरेटिव होता है जो आजकल इमरान खान बयानिया जो है वो मौजूद है कि अमेरिका मुखालिफ बयानिया होता है जिसको लेके चला जाता है, या करप्शन. ये दो ही बयानिए हैं जो पाकिस्तानी अवाम को अट्रैक्ट करते हैं वोट के लिए. इसी तरीके से इंडिया की अवाम का अपना एक मिजाज है, और इंडिया की अवाम आप कभी नोट करें कि जब भी इलेक्शन होंगे, शीश ने वो बात को क्लियर किया कि वहां पर इलेक्शन रिलीज हो रही हैं, और इलेक्शन को लेके इंडिया की अवाम का एक मिजाज है कि वहां पर पाकिस्तान को हिट किया जाए या कश्मीर के मुद्दे को बयान किया जाएगा तो अवाम अट्रैक्ट होती है. तो बेसिकली ये पॉलिटिकल जितने भी हमारे लीडरान हैं, जो पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, वो अपने अपने नैरेटिव को बेचते हैं इलेक्शन कंपेनिंग के लिए. जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर एंटी अमेरिका नैरेटिव जो है वो बेचा जाता है, और आपको तो अच्छे से मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन करीब आते हैं तो हमारे लीडरान हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात का नैरेटिव लेके आते हैं, तो उनको वोट मिलता है. हमारी उस पॉलिसी के अंदर जो इलेक्शन नैरेटिव दिया जाता है उसमें ये होता है कि हम हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुक रखेंगे, और जब वोट मिल जाते हैं तो हिंदुस्तान से ताल्लुकात जो बंद कर दिए जाते हैं. जिस तरह आजकल भी हम देख रहे हैं कि राब्ते बिल्कुल मुनक़ता है, तिजारतें बंद हैं, तो सारी चीजें, ये हर कौम का अपना एक मिजाज होता है. जहां तक बात है कि अवाम, देखिए अवाम दोनों तरह की अवाम को कोई लेना देना नहीं है. असल इसके अंदर जो पिस रहे हैं वो कश्मीरी हैं, वो चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले, जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उधर रहते कश्मीरी हो, या पाकिस्तान में रहने वाले हो, मैं दोनों की बात करूंगा. वो दोनों ये चाहते हैं कि हमें अलहदा स्टेट दी जाए, हमें हक खुदरादियत दिया जाए, हम डिसाइड करें कि हमने कहाँ जाना है या हमने आजाद रहना है. और ये हक ना हिंदुस्तान उनको देता है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने भी उसी तरीके से जो है उसको रखा हुआ है, इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान ये डिमांड करता है कि हिंदुस्तान ने तो बिल्कुल ही उन लोगों को पीस दिया. जब आर्टिकल 370 को आपने हटा दिया, आपने तसल्लुत उसके ऊपर कायम कर लिया, उनकी जो आजादी थी, खुद मुख्तारी थी, उसको चैलेंज कर दिया, उसको खत्म कर दिया. हमने एटलीस्ट उसको एक अलहदा रियासत का जो है वो एक दर्जा दिया हुआ है. हमारे यहाँ जो आजाद कश्मीर मौजूद है पाकिस्तान के पास, तो हमने तो किसी सूरत उसको जो है वो इजी रखा हुआ है. हिंदुस्तान ने मुकम्मल तौर पर उसका अपना कब्जा कर लिया, तो वहां की अवाम पिस रही है बेसिकली. ना हमारे पास यहाँ पर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपीके की अवाम को कोई फर्क पड़ता है, ना मुंबई की, और ना ही दिल्ली की या और हरियाणा के किसी लोगों को कोई फर्क पड़ता है कि जनाब कश्मीर में क्या हो रहा है. कश्मीरियों को फर्क पड़ता है और कश्मीरियों के साथ बुरा हो रहा है, और दोनों तरफ हो रहा है.
तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं। आपने अवाम से जब वोट लेना होता है तो वोट लेते हुए नैरेटिव कुछ और होता है, और जब आप दोबारा से इलेक्ट होके आ जाते हैं तो तब आपकी पॉलिसीज और होती है। मेजर पॉलिसी जिस तरह आशीष कह रहे हैं कि हमारी हिंदुस्तान की शुरू से एक पॉलिसी है और इंडियन पार्लियामेंट, उस तरह तो आरज़ू आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी कश्मीर को लेकर रोज ही रेजोल्यूशन पास करती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, ना उसका कोई ग्राउंड लेवल के ऊपर कश्मीरियों को कोई फर्क पड़ता है। वो बेचारे उसी तरह वहां पर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमारी पार्लियामेंट से या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से कोई चीज पास हो जाए, उसका फर्क हिंदुस्तानियों अपना जो है वो कश्मीरियों को नहीं पड़ता है। मैं इंडियन फौजियों से मिलती हूँ या बात करती हूँ या मैं कर्नल साहब पहले आपकी तरफ ही जा रही हूँ कि जब उनसे मुलाकात होती है, यानी कि जाहिर है डिबेट्स के जरिए और बातचीत होती है, लगता नहीं कि कोई किसी किस्म की कोई नफरत है पाकिस्तान से, या पता नहीं आप लोग जंग में करते क्या होंगे। वैसे इतने नाइस, इतने स्वीट मुझे सब लोग लगते हैं पाकिस्तान से भी और भारत से भी, कि हमारे फौजी जो हैं कि हैरत होती है कि जंगी मैदान में एक दूसरे के साथ मुकाबला कैसे करते होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा आरजू जी, ये आपने जो सवाल आज पूछा है, मेरे ख्याल किसी भी फौजी की मीडिया के ऊपर ओपन शो में पहली बार पूछा गया होगा। सोचा सबने होगा, लेकिन पूछना का गट्स रखना, और आज मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इसका जवाब भी देता हूं। मेरे पास जो इंप्रेशन है मेरे इंडियन लोगों का जो लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, मेरे अपने घर के लोग जो गए हैं, उनका कहना है कि हम इंडियन मार्केट में इतनी इज्जत से ट्रीट नहीं होते जितनी कि पाकिस्तान मार्केट में अदब और रिस्पेक्ट के साथ होते हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये। अब आगे बात आपने कह दिया फौजी, मैं ये भी जरूर जिम्मेदारी से कहूंगा कि फौजी होने से पहले एक इंसान जरूर है, वो अपने देश का बाशिंदा जरूर है। सिर्फ उसमें फर्क ये आ जाता है कि वो बाशिंदा जो इंडिया का था या पाकिस्तान का था, जैसे ही फौज में चला जाता है ऐसा समझा जाता है कि ही सपोज टू बी क्रूअल, ही सपोज टू बी एग्रेसिव, वो उसका खौफ होना चाहिए दूसरी फौज के ऊपर। आई डोंट नो व्हाई। एक सेकंड के लिए अगर हम इसी एग्जांपल को ले, इस शो को, आपके साथ ब्रिगेडियर साहब हैं, मैं अपने तरफ यहां हूं। अब दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो हम क्या करते हैं कि एक हमारे अंदर सो कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी होती है कि बोले यार देखो सीधी बात है, फौज का हुक्म है, हम फायर करेंगे, बात खत्म हो जाती है। दैट इज द रीजन। नाउ कमिंग टू द पॉइंट व्हिच यू हैव आस्क्ड, देखिए आरजू जी, इंसानियत कभी भी आपके अंदर मरती नहीं है। टेम्परेरली पैरालाइज हो जाएगी, टेम्परेरली मिसगाइड हो जाएगी, टेम्परेरली आपको ऑर्डर मिल जाएंगे कि आप इसके ऊपर आपका सोचने का काम नहीं है, यू आर सपोज टू फायर, यू कंटिन्यू टू फायर। एक जज्बा भी क्रिएट हो जाता है कि नहीं जी ये हमारे दुश्मन है। लेकिन उस दुश्मनी के साथ ये नहीं होता कि आपके दिल में, हम कोई पैदाइशी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, सर्कमस्टेंशियली हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि यस क्या आपका और मेरा सोच नहीं मिल रहा, बट दैट डजंट मीन कि मेरी पूरी लाइफ में नहीं मिलेगा। आज आपको भी पता है, आज से 10 साल पहले क्या आप सोच सकते थे कि आप इंडिया के साथ किसी भी गेस्ट या किसी भी पैनलिस्ट के साथ आप बैठकर इस तरह बात करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक मेंटालिटी बनी हुई थी, दुश्मन 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 दुश्मन। व्हाट इज दुश्मन? दुश्मन इज इंसानियत के दुश्मन। सिर्फ एक ही दुश्मनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंसानियत के दुश्मन। दैट इज द रीजन व्हाई यू विल जनरली फाइंड कि जब मैं आपको देखता हूं या आपके ब्रिगेडियर साहब को देखता हूं, आपके किसी कर्नल साहब के साथ डिबेट कर रहा होता हूं, तो डिबेट हमारी उस पॉइंट पर हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम जानी दुश्मन है कि मुझे ब्रिगेडियर साहब को प्रूव करना है कि वो रॉन्ग है। नहीं, आई थिंक हम फिर बड़े नहीं कहीं, हमने कहीं शायद अपने आप को अच्छा नहीं दिखा पाए, और वो अच्छाई हम सब में है, आप में है, सर में है, मेरे में है। बिल्कुल, और आज हम वही फैक्ट्स पे बात करेंगे। और इस पे सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ चलूंगी, ये कारगिल वॉर क्यों की गई, पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई और उसके बाद जो कुछ लोगों ने देखा, बाद में जो है कहा गया कि जी अमेरिका जाकर रिक्वेस्ट की गई कि किसी तरीके से रोका जाए। आप किस तरह देखते हैं कारगिल वॉर?
जी बहुत शुक्रिया आपका। कारगिल वार को तो 2 डिकेड से ज्यादा तीसरा मुकम्मल होने को है, लेकिन उसके जाहिर है कि इंडिया में तो मनाया भी गया और दूसरी पाकिस्तान में उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में कि उससे जो कर्नल शैलेंद्र ने बात की कि शायद हम बात चीजों को इसलिए भी बुला देते हैं कि उसके कुछ नुकूश जो होते हैं या उसकी जो यादें जो होती है अच्छी नहीं होती। दूसरी बात यह आ जाती है कि आया सोल्जर्स क्यों लड़ते हैं, तो वो सोल्जर के देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई देयर इज बट टू डू एंड डाई, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इधर ब्रिगेडियर से वजीर है और उधर शैलेंद्र है, तो मैं शैलेंद्र को मार रहा हूँ, कर्नल शैलेंद्र को, या मैं कर्नल जेपी सिंह को मार रहा हूँ या ब्रिगेडियर अनब को मार रहा हूँ, बल्कि ये एक टर्म है, इनमी है, दैट्स ऑल। और दूसरी बात ये है कि वो पर्सन उसके लिए नहीं लड़ रहा, आप अपनी अना के लिए नहीं लड़ रहे, आप अपनी दुश्मनी के लिए नहीं लड़ रहे, या मुल्क के उसमें लड़ते हैं, या आपके रिलीजन का वो होता है, या नेशनलिज्म के लिए, या मुख्तलिफ किस्म के मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाते हैं। लेकिन वो जंग आपने शुरू नहीं की होती सोल्जर ने, वो जंग जो पावर कॉरिडोर से या जो डिसीजन मेकिंग कॉरिडोर से उन्होंने शुरू की होती। तो जाहिर है कि वो तो जिस तरीके से चेस बोर्ड पर पॉन्स और वो इस्तेमाल हो जाते हैं, इसी तरीके से इस्तेमाल हो जाते। दिस आई एम टॉकिंग इन जनरल टर्मिनोलॉजी। लेकिन जहां तक कारगिल की बात है, कारगिल असल में जो शैलेंद्र साहब मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमारे दरमियान right from the creation of both countries or the partition, और ये दुश्मनी चल पड़ी और इसमें 47, 48 इसके अलावा आपने फिर मुख्तलिफ महाजों पर और फिर 65, 71 में बड़े वार और इसके अलावा कारगिल, तो ये कन्फ्लिक्ट रहे हैं। अब इन कन्फ्लिक्ट्स के पीछे क्या है, और वो दोनों मुल्कों की हालांकि इकट्ठे रहते थे, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारे दोनों के बड़ों में इतना बड़ापन नहीं था कि उस वक्त इस मसाइल को हल कर देते। एक दूसरी बात ही थी कि शायद हम ये समझ रहे थे कि हमारे लिए दूसरे लोग मसाइल हल करेंगे, लेकिन दूसरे भी मसाइल नहीं कर पाए, और जब हम कहते हैं कि खुद मसाइल का हल करेंगे, खुद भी नहीं कर पाए। तीसरी बात यह जाती है कि इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा न पाकिस्तान को हुआ है न इंडिया को हुआ है, बल्कि दोनों मुल्कों के अवाम को नुकसान हुआ है, और अगर इसमें सोल्जर मरा है तो उसका नुकसान हुआ है। तीसरी बात यह जाती है कि हम किस चीज पर लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, तो उसकी चीज के लिए एक ही कज़िया है जो कश्मीर का है। सबसे पहले हम हमजा आपसे स्टार्ट लेते हैं, और बहुत शुक्रिया दोबारा कि आपने आज ज्वाइन किया। और मुझे बताइएगा हमजा कि क्या आप देखते हैं कि अगर ट्रेड ओपन की जाए दोनों कंट्रीज की तो कोई फायदा होगा, और जो एलिगेशंस हम एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं, जो बहुत हद तक मैं समझती हूँ कहीं तक सही भी हमारी तरफ से कहा जाता है कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स थे, तो ये बात हम कहाँ तक पाकिस्तान उस पर कंट्रोल कर पाएगा कि भारत को शिकायत ना हो? देखिए, शिकायतें तो खत्म होती नहीं हैं, एक पूरी करने की कोशिश भी करें तो उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। अनफॉर्चुनेटली हमारा और भारत का जो ताल्लुक है वो 2 मुख्तलिफ दौराहों पे चलता है। एक सियासत, एक मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स, और एक जो है हमारा पॉलिसी जिसको हमारी सियासत ड्राइव कर रही होती है। इंडिया में अभी जो है वो मोदी जी जो है वो हीरो बन गए जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अटैक करके सारा इलेक्शन कैंपेन अपने नाम कर ली, और कहाँ वो कैंडिडेट थे, कहाँ वो बिल्कुल ही एक सिंगल पार्टी सुप्रीमेसी बना के जो है वो हीरो बन के जीत गए। और इसी तरह से पाकिस्तान में भी होता है। इलेक्शन कैंपेन में आप देखिए, इंडिया को लेके जब भी जिक्र होगा या तो पॉलिसी स्टेटमेंट होगी, और इलेक्शनों में जो है वो ढील धाड़ के ललकारा जाता है। यही सारे मसले हैं जो पाकिस्तान इंडिया को लेके तकरीबन जो है वो एक बर्बादी की हद तक जो है वो ला चुके हैं एक दूसरे को। आजकल तो हमारे इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियर पावर होने की कन्फ्रंटेशन की हद तक भी बात कर चुके हैं, और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे कर चुके हैं। अफसोस है ये इन सारी बातों का। लेकिन ट्रेड बहरहाल इस वक्त
ऑन ओपन करना दोनों के लिए फायदा है। उसकी वजह ये है कि अगर ताल्लुकात आज दुनिया में देख लें, अगर हम अभी भी नहीं सीखे तो शायद पता नहीं कब सीखेंगे कि दुनिया में अभी भी जो ताल्लुकात हैं ममालिक के आपस में, वो ट्रेड से ताल्लुक रखते हैं, वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब वो एक दूसरे का भाईचारा नहीं देखते। अब वो ये भी नहीं देखते कि वो मेरी तरफ देख के हंसता है या गुस्से से देखता है। अब वो सिर्फ ये देखते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे हैं, ताकि यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। इस चीज की अकल हम में आना बहुत जरूरी है। और ये अकल जो है, सबसे जो बड़ा मसला है वो है कि हमारी जो बैकडोर चैनल्स हैं, जो मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात और बातचीत होती है और होती रहती है, उसमें कितनी बेहतरी आएगी। क्योंकि वो जो बेहतर होगा तो वो जाके रिफ्लेक्ट करेगा पॉलिटिकल सेटअप के ऊपर। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रेड ओपन करने से भी तो क्या इसकी टाइमलाइन होगी, क्या कितना पैरामीटर कितना होगा और कितना पॉलिटिकल आउटपोर होगा इसका। अगर इस चीज को अगर हम थोड़ा सा मद्देनजर रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रेड खोलने से कोई फायदा होगा। लेकिन इकोनॉमिकली अगर हमारे में इतनी अकल आ जाए कि हम भी वैसे ताल्लुक रखना चाहते हैं जैसे बाकी दुनिया रखती है, तो फिर दोनों का बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रोहित, आप क्या कहेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? देखिए, पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस कभी भी ऐसे नहीं रहे जैसे हमारे चाइना से इस समय हैं। ठीक है, बीच में कभी कभी बहुत भी हुई, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए 1.5-2 साल के लिए एक ऑपरेशन पराक्रम मुझे याद आ रहा है, 6-7 महीने आर्मी खड़ी थी। इस समय हमारे चाइना के साथ क्या रिलेशन है, वहां पे हमारे दोनों के सैनिक मारे जा चुके हैं। बॉर्डर पे इतनी टेंशन है, हम लोगों ने वहां बोफोर्स लगाई है, टैंक लगाई है, मिसाइल लगाई है, राफेल लगाई है, यू नेम द थिंग एंड इट इज देयर। S-400 भी पहुंच चुका। इस पोजीशन में पहुंच के भी हम 100 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ। तो हम पाकिस्तान के साथ करने में हमें क्या प्रॉब्लम है? Now this is upon Pakistan, the onus is on Pakistan to start the trade। हम 10 बार बोल चुके हैं भाई स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड करो। पाकिस्तान को चाहिए थी चीनी, पाकिस्तान को चाहिए था कॉटन, और पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया कि पहले आप 370 इम्पोज करो। भाई एक तो आप हमसे सामान ले रहे हो, आपको कहीं और से लोगे महंगा पड़ेगा, डॉलर में पड़ेगा, और उसके बाद हमसे सामान लेने के साथ आपकी कंडीशन भी है, जो कंडीशन के हम एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं। मोदी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे कोई और गवर्नमेंट दूसरी हो। मोस्ट लाइकली आप इंडिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ नहीं पाएगी जो उस 370 को दोबारा इम्प्लीमेंट कर दे। किसी की हिम्मत नहीं है। दैट पार्टी विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द कंट्री। अब जहां तक बात ये है कि अगर 370 का होस्टेज बन के चलना है पाकिस्तान ने, तो बन के चले, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। बट देन इंडिया हैज बीन ऑलवेज सेइंग कि भाई ट्रेड कर लेते हैं, हम चाइना से कर सकते हैं, तो आपसे हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बोल चुके हैं कि भाई हमें बेटर रिलेशन रखने चाहिए। वो इमरान खान साहब बार बार मना कर रहे थे, आपके जरदारी साहब ने बोला, सॉरी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। उनकी मिनिस्ट्री अगले दिन उस पर डिनाइल दे देती है। शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने एक सीरियस अप्रोच दिखाई, चिट्ठी, और वहां से चिट्ठी आई, यहाँ से चिट्ठी आई, लेकिन ये लव लेटर कुछ दिन चले। उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट नेशन टू एड्रेस दिया उसमें कश्मीर का नाम बोल दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, और एवरीबडी हैज टू गो बैक टू द इलेक्टोरेट, और इलेक्टोरेट वहां पे किस तरीके से काम कर रही है, या इन जनरल लोगों में क्या एटमॉस्फेयर है। यू नो, व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, पाकिस्तानी पब्लिक सब कुछ भूल जाती है, इस्लाम के नाम पे और कश्मीर के नाम पे वो सब कुछ भूल जाती है। फिर वो ये भी भूल जाती है कि मुझे चीनी मिल रही है कि नहीं। और गद्दापुर जैसे लोग बोलते हैं कि जी 100 दानों में से आप 10 निकाल दो, 5 निकाल दो, बाकी 90 यूज कर लो। सो इट्स क्या बोलूं, कॉमेडी शो चल रहा है, और उस कॉमेडी शो में कहीं मेन चीजें बाहर चल रही है। शुगर आप मार्केट से खरीदी थी, कितनी महंगी मिली थी सबको पता है। एक बॉर्डर क्रॉस करना है और चीनी आपके हाथ में है, तो, और वो भी मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, उसको मिल जाएगी, तो बाकी जगह आप अपने आप भेज देंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि नहीं, हमें तो वो करना है जो हमारे लिए पॉपुलर स्टेप होगा, और पॉपुलर स्टेप ये होगा कि हम कश्मीर सीखते रहें। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की मर्जी है, अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम जानते भी नहीं कि इसमें क्या किया जाता है।